नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीत की पाठशाला में। आज डिस्कस करेंगे 3.6 कैप्टन वेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ असम क्लास 9 हिस्ट्री से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए देखते हैं इसको। कैप्टन वेल्स had written a valuable account about Assam and sent it to the Governor General Sir John Shore। यानी कि कैप्टन वेल्स जब आसाम में थे, उन्होंने आसाम का विषय में एक डिस्क्रिप्शन, एक नोट लिखा और उसको उन्होंने गवर्नर जनरल सर जॉन शोर को भेजा। दिस अकाउंट गिव्स ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द 18th सेंचुरी इको पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ आसाम। यानी कि कैप्टन वेल्स ने जो नोट लिखा था उसमें 18th सेंचुरी में आसाम का स्थिति कैसा था, उन्होंने उस डिस्क्रिप्शन में यानी कि उस नोट्स में मेंशन किए थे। इन हिज अकाउंट वेल्स हैज described the process of selection of the Ahom king and his powers। उस अकाउंट में कैप्टन वेल्स ने मेंशन किया था कि आहोम के राजा किस तरीका से सेलेक्ट होते हैं और आहोम के राजाओं के क्या क्या पावर्स होते थे। द 5 प्रिंसिपल मिनिस्टर्स ऑफ द आहोम्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एंड द कांस्टेंट बिकरिंग अमंग देम फॉर पावर हैज आल्सो बीन एडेड इन द अकाउंट। और उस समय किसी भी एक राजा का मुख्य 5 मंत्री होते थे और उन 5 मंत्रियों में हमेशा क्या होते रहता था, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होते रहता था। क्यों होते रहता था? पावर्स को लेके। द पेक सिस्टम हैज आल्सो बीन ब्रीफली टच्ड अपॉन। और उस समय जो पेक सिस्टम था, आपने पढ़ा होगा कानरी पेक और छामुआ पेक, जो पेक सिस्टम था, तो उसका विषय में भी कैप्टन वेल्स ने थोड़ा बहुत उस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था। फॉर द पॉलिटिकल डेडलॉक इन आहोम किंगडम, वेल्स opined that the dictatorship of Kirtichandra Borborua, the immoral denial of the throne to Mohanmala Gohai, murder of the Mohammadia Mahanta, and the competition for power among the high officials and bureaucrats were the main causes। उस डिस्क्रिप्शन में कैप्टन वेल्स ने ये भी मेंशन किया था कि आहोम किंगडम धीरे धीरे से जो खत्म होते जा रहा था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। पहला कारण उन्होंने बताया कि कीर्तिचंद्र बोरबरुआ का डिक्टेटरशिप, यानी कि कीर्तिचंद्र बोरबरुआ कैसे थे, क्रूएल नेचर के थे, तो वो क्रूएल्टी दिखाते थे अपने राज्य में, तो एक वो रीजन बताया गया। दूसरा रीजन था मोहनमाला गोहाई को थ्रोन में यानी कि राजगद्दी में बैठने नहीं दिया गया। ऐसे झूठ मूठ कुछ कारण बता के उनको उस राजगद्दी में बैठने को नहीं दिया गया, वो भी एक रीजन था। फिर उसके बाद रीजन बताया गया कि मोहम्मदिया महंता को किस तरह से मर्डर किया गया। और लास्ट में बताया गया कि उस समय आहोम किंगडम में मंत्रियों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा पावर्स को लेके अक्सर हुआ करता था, और साथ ही उस समय जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होते रहता था। इन सभी के चलते क्या हुआ, आहोम किंगडम धीरे धीरे खत्म होते गया। ये किसने कहा? ये कहा कैप्टन वेल्स ने। और कैप्टन वेल्स ने किसको लिख के भेजा? गवर्नर जनरल सर जॉन शोर को। In the account, he further claimed that the British soldiers were successful in saving Assam from the deadlock and also mentioned the steps that he took to re-establish peace in Assam। कैप्टन वेल्स ने यह भी मेंशन किया कि किस तरह से कैप्टन वेल्स और उनके सोल्जर्स ने आसाम को बचाया और उन्होंने क्या क्या कदम उठाया आसाम को बचाने के लिए, वो भी उन्होंने मेंशन किया था। While commenting on the trade and economy, ट्रेड और इकोनॉमी उस समय कैसा था, उन्होंने उसके बारे में भी थोड़ा बताया है। वेल्स हैज स्पेशली फोकस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ आसाम। कैप्टन वेल्स ने ये मेंशन किया था कि आसाम एक नेचुरल रिसोर्सफुल स्टेट है। ही रोट दैट द लार्ज स्केल ट्रेड बिटवीन आसाम एंड बंगाल अर्न फॉर आसाम। कैप्टन वेल्स ने ये भी मेंशन किया था कि आसाम और बंगाल के बीच में उस समय क्या होता था, बिजनेस होता था। रेवेन्यू अमाउंटिंग टू ₹90,000 पर ईयर। आसाम और बंगाल के बीच में जो बिजनेस हुआ उस समय, उससे किसको फायदा हुआ? आसाम को फायदा हुआ। आसाम को कुल सालाना 90,000 यानी कि 90,000 रुपया का बेनिफिट होता था। इट वॉज अनदर मैटर दैट ओनली अबाउट ₹26,000 रीच्ड द रॉयल ट्रेजरी।
हालांकि 90,000 सालाना इनकम होता था उस बिजनेस से, लेकिन राजा के पास सिर्फ कितना पहुंचता था, 26,000 ही पहुंचता था। इसको याद रखना होगा, 26,000 ही पहुंचता था। बाकी जो मंत्री थे या फिर ऑफिसर लोग जो थे, उनके बीच में ही वो पैसा रह जाता था, यानी कि कोई भी राज्य के प्रति लॉयल नहीं थी। From his description, one can understand that during those times there was scarcity of salt in Assam. कैप्टन वेल्स ने जो रिपोर्ट लिखा, उस रिपोर्ट का अगर हम लोग देखते हैं तो यह बात हम लोग को साफ समझ में आता है कि उस समय सॉल्ट का कमी बहुत था आसाम में। एंड देयरफॉर इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमोडिटी इम्पोर्टेंट। और उस समय सॉल्ट कमी होने के चलते आसाम में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज अगर बाहर से इम्पोर्ट होता था तो वो क्या था, वो था सॉल्ट। इसको याद रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि बाहर से इम्पोर्ट होके आता था आसाम में, वो क्या था, सॉल्ट था। About 1,20,000 mounds of salt was imported annually from Bengal. सालाना 1,20,000 यानी कि 1,20,000 माउंड सॉल्ट इंपोर्ट होता था। एक माउंड में लगभग 37 किलो होता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना केजी नमक जो था वो बाहर से इंपोर्ट होता था। तो 1,20,000 माउंड सॉल्ट सालाना कहाँ से आता था, बंगाल से आता था। Though a small amount of salt was available in Sadia and Naga Pahar in Assam. उस समय सदिया और नागा पहाड़, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आसाम में उस समय कहाँ कहाँ सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता था। सदिया और नागा पहाड़ दो जगह पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता था, लेकिन याद रखना होगा क्वालिटी इसका जो था वो बहुत खराब था। यहाँ पे लिखा है कि सदिया और नागा पहाड़ में सॉल्ट तो प्रोड्यूस होता था, लेकिन द क्वालिटी वॉज इन्फीरियर, यानी कि उसका जो क्वालिटी था इतना अच्छा नहीं था। सॉल्ट वॉज ए वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी एंड एज सच द कॉमन पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू यूज इट। उस समय नमक जो था एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था और सभी के लिए यूज करना, इसको कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं था। अमीर घर के लोग ही इसको यूज कर पाते थे, गरीब लोग जो थे वो नमक से वंचित थे। इन आसाम अपार्ट फ्रॉम ग्रेन which was produced in a large quantity, the other products included mustard, sugarcane, ginger, indigo, areca nut and betel leaves, iron, lead, gold etc. उस समय आसाम में ग्रेन्स तो होता ही था, ग्रेन्स के अलावा भी बहुत कुछ प्रोड्यूस होता था, जैसे कि मस्टर्ड हुआ, सुगर कैन, जिंजर, इंडिगो, एरेका नट, बिटल लीव्स एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो उस समय प्रोड्यूस होता था आसाम में, लेकिन सबसे ज्यादा बोला गया है कि ग्रेन का प्रोडक्शन होता था। तो इस पेज से हम लोग ने क्या क्या सीखा कि जैसे पहला तो है इम्पोर्टेंट वाला, ये सदिया नागा पहाड़ में नमक प्रोड्यूस होता था, लेकिन उसका क्वालिटी जो था इतना अच्छा नहीं था। और आसाम और बंगाल के बीच में बिजनेस था और सालाना आसाम को बेनिफिट होता था कितना, 90,000, लेकिन राजा के पास सिर्फ कितना पहुंचता था, 26,000 ही। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। एट दैट टाइम Guwahati was a big populated town spread across both banks of the Brahmaputra. तो उस समय गुवाहाटी जो था, उस समय देखिए आज तो बड़ा है ही, लेकिन उस समय भी गुवाहाटी एक बड़ा टाउन था और ये पॉपुलेटेड था, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन थे और ब्रह्मपुत्र के दोनों ही साइड क्या थे, पॉपुलेशन थे। इसको याद रखना होगा, दोनों ही साइड में, नॉर्थ और साउथ बैंक दोनों में ही लोग रहते थे। ऑन वन ऑफ द रैम्पर्ट्स, रैम्पर्ट्स का मतलब होता है किला, आप जानते होंगे किला, गर्ड ऑन द रिवर बैंक वेयर 113 कैनन्स एंड 3 ऑफ देम वेयर मेड इन यूरोप। ब्रह्मपुत्र के दोनों ही साइड लोग रहते थे और एक साइड में एक रिवर बैंक यानी कि नदी का जो बैंक एरिया होता है वहां पे 113 कैनन्स थे, यानी कि 113 तोप को रखा गया था। और इनमें से 3 कैनन जो थे, 3 तोप जो थे वो कहाँ के बने हुए थे, यूरोप के। टोटल कितने कैनन थे, 113, 113, जिनमें से 3 कहाँ पे बने थे, यूरोप में। नियर द रिवर सराउंडेड बाय वॉल ऑफ अबाउट 6 फीट हाइट, सामने एक वॉल था और वो वॉल का जो हाइट था कितना था, 6 फीट। वाज ए बिल्डिंग, और उस 6 फीट बाउंड्री वॉल के अंदर में एक क्या था, बड़ा सा एक बिल्डिंग था। दैट वाज सो बिग, उस बाउंड्री वॉल के अंदर में जो बिल्डिंग था इतना बड़ा था कि यहाँ पे बताया गया है कि वेल्स इंटायर आर्मी कुड स्टे देयर। कैप्टन वेल्स के जितने आर्मी थे वो सारे उस बिल्डिंग में रह सकते थे, इतना बड़ा एक बिल्डिंग था। Along with Guwahati, Wales has given a description of the Ahom capital Rangpur. उस समय आहोम का कैपिटल कहाँ था, आहोम किंगडम का कैपिटल रांगपुर। और
कैप्टन वेल्स ने गुवाहाटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा उसमें रांगपुर का भी ऐड किया था। तो देखते हैं क्या लिखा था उन्होंने। द बाउंड्री ऑफ द कैपिटल वाज अबाउट 20 माइल्स, यानी कि रांगपुर में जो कैपिटल था उस कैपिटल का जो बाउंड्री था वो कितना था 20 माइल्स। तो 20 माइल्स का मतलब क्या हुआ, 1 माइल्स में कितना मीटर होता है 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर में क्या होता है 1 माइल। तो 20 माइल्स किसका लेंथ था 20 माइल्स कैपिटल का बाउंड्री का। And it was secured by brick walls, but the walls were in dilapidated condition. अहोम किंगडम का जो कैपिटल था रांगपुर, उस रांगपुर कैपिटल को चारों ओर से बाउंड्री वॉल बना के रखा गया था। उस बाउंड्री वॉल का लेंथ कितना था 20 माइल्स। कंडीशन कैसा था वॉल का डिलापिडेट, तो इसका मतलब होता है कि वॉल इतना अच्छा नहीं था, वॉल का कंडीशन खराब था। भले ही बाउंड्री वॉल था लेकिन कंडीशन अच्छा नहीं था। इन द एरियाज नियर द सिटी वेयर फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, और सिटी के सामने जो लैंड था वो फर्टाइल था जो कि खेती करने के लिए अच्छा था। मोस्ट ऑफ द लैंड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग और द हाई ऑफिशियल्स, और ज्यादातर जमीन राजा का नहीं तो मंत्रियों का था। प्रोडक्ट्स वेर जनरली नॉट सोल्ड इन द मार्केट एंड स्पेशली ग्रेन कुड नॉट बी सोल्ड। उस समय ऐसा रूल था कि चीजों को मार्केट में बेचा नहीं जाता था, स्पेशली ग्रेन तो आपको बेचना मना था, जैसे कि पल्सेस हुआ, राइस हुआ, ये सब ग्रेन जो है, मेज जो है, ये सब मार्केट में बेचने के लिए अलाउ नहीं था। सॉल्ट एंड गोल्ड वेर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स वेर प्राइस्ड वेरी चीपली। वैसे तो मार्केट में प्रोडक्ट बेचे नहीं जाते थे, एक्सचेंज होते थे। तो एक्सचेंज करने के लिए भी आपके पास इधर सॉल्ट नहीं तो गोल्ड होना होगा, नमक नहीं तो क्या सोना। अभी सोचिए सॉल्ट उस समय इज इक्वल टू क्या था गोल्ड था। एक बार सोच के देखिएगा इसको, गोल्ड और सॉल्ट का वैल्यू क्या था सेम था। आपके पास सॉल्ट है इसका मतलब है आपके पास क्या है गोल्ड है, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल था। बाजार में अगर कोई चीज आपको एक्सचेंज करना है तो गोल्ड दीजिए नहीं तो सॉल्ट दीजिए, तभी आपको प्रोडक्ट मिलता था उस समय। और यहाँ पे लिखा गया है लास्ट लाइन में, देखिए एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। ग्रेन्स कुड नॉट बी सोल्ड, ग्रेन्स तो सोल्ड नहीं होता था। सॉल्ट एंड गोल्ड वेयर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स वेयर प्राइस्ड वेरी चीपली। उस समय चीजों का जो रेट था वो बहुत क्या था चीप था, सस्ता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लेना है तो आपको क्या देना होगा सॉल्ट देना होगा और नहीं तो गोल्ड देना होगा। और पहले हम लोगों ने पढ़ा उस समय सॉल्ट का कीमत ज्यादा होने के चलते सभी लोग के लिए सॉल्ट खरीदना पॉसिबल नहीं होता था, यानी कि जो अमीर आदमी है उन लोगों के पास ही होगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट का मतलब तो ऑलमोस्ट गोल्ड ही है। तो गोल्ड गरीब आदमी के पास कहाँ होता था, सॉल्ट या फिर गोल्ड अमीरों के पास ही होता था, जिसके चलते गरीबों को कष्ट हो रहा था। वेयर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स वेयर प्राइस्ड वेरी चीपली, द कॉमन पीपल सफर्ड फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ नॉट अदर थिंग्स बट मनी। और उस समय कॉमन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास शॉर्टेज होता था। खाने पीने की चीजों का शॉर्टेज नहीं, बल्कि क्या चीज का शॉर्टेज होता था मनी का। और क्योंकि मनी मतलब क्या था उस समय सॉल्ट नहीं तो गोल्ड, और गरीबों के पास ये चीज नहीं होता था। अभी भी तो गोल्ड सभी के पास कहाँ होता, नमक का भले ही दाम कम है, उस समय भी अमीर लोगों के पास ही गोल्ड और साथ ही सॉल्ट हुआ करता था। और अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसने फेस किया, प्रॉब्लम फेस किया गरीब लोगों ने। In spite of this, Assam was an affluent state and King Gorinat Singha could afford to spend a substantial amount of money to maintain the British army. तो उस समय भले ही इतना प्रॉब्लम था, लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए सामान खरीदने के लिए नमक नहीं था, गोल्ड नहीं था, फिर भी आसाम उस समय एक एफ्लुएंट स्टेट था, यानी कि एक अमीर स्टेट था। और गोरीनाथ सिंह के पास इतना पैसा था कि वो एक अच्छा अमाउंट देके ब्रिटिश आर्मी को आसाम में आसाम की सुरक्षा करने के लिए वो रख सकते थे। फिर से याद रखिएगा। तो ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि कैप्टन वेल्स ने सर जॉन सोर को लिखा था, इस पार्ट को आप अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से 100% मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आएगा ही। कितना मार्क आएगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। तो इसी के साथ आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो।